आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। पिछले वाले क्लास में हमने आपको रेस्पिरेशन का थोड़ा बहुत नोट्स भी दिया था और उसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना। उसमें तो कोई डाउट नहीं था किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो जानवर हमारे पानी में रहते हैं वो किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि वो किस प्रकार से ऑक्सीजन लेते हैं और किस प्रकार से अपने एनर्जी को बनाते हैं, ये हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लिखा हुआ है द एनिमल्स विच लिव इन वाटर, मतलब कि एक्वेटिक एनिमल का यहाँ पे बात हो रहा है। यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। देखिए आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पानी में ना ऑक्सीजन का मात्रा मिला हुआ रहता है। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, H2O, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन। तो पानी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई रहती है और पानी में जो ऑक्सीजन का मात्रा मिला हुआ है उसी ऑक्सीजन के मात्रा को एक्वेटिक एनिमल इस्तेमाल करता है अपने रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए और अपने एनर्जी को बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज लो एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। लेकिन यदि यहाँ पे बात किया जाए कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी में, यानी कि वाटर में जो हमारा ऑक्सीजन मिला हुआ है वो ना बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में? खुले इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में, यानी कि जहाँ पे हम लोग आज सांस ले पा रहे हैं इसके कंपैरिजन में वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। तो ज़रा सोचिए कि फिर एक्वेटिक एनिमल सांस कैसे लेता होगा, है ना। सोचने वाली बात है, लेकिन हाँ वो अपना मैनेज कर लेता है। कैसे, देखिए Therefore, the rate of breathing in aquatic animals is much faster than in terrestrial animal, यानी कि लैंड एनिमल। देखिए सबसे पहला बात तो आप यहाँ पे ये जानिए कि वाटर में जो हमारा ऑक्सीजन की मात्रा मिला हुआ है वो बहुत ही कम है। किसके कंपैरिजन में? खुले इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। तो फिर वो अपना ऑक्सीजन का मात्रा जो है पूरा कैसे करता है? वो पूरा कर लेता है तेज़ी तेज़ी से सांस लेके। जैसे सपोज कीजिए कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन आपको ऑक्सीजन पूरा मिल नहीं पा रहा है, तो आप सांस कैसे लेते हो? बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ी में लेते हो। उसी प्रकार से एक्वेटिक एनिमल भी करते हैं। एक्वेटिक एनिमल को सही मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण उनका ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, जिसके वजह से वो बहुत ही तेज़ी से सांस लेते हैं और बहुत ही तेज़ी से सांस छोड़ते हैं और इसी प्रक्रिया में उसका जो है ऑक्सीजन का ज़रूरत भी पूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट है। लेकिन यदि वो सांस बहुत ही धीरे धीरे ले, एक तो वैसे ही पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और धीरे धीरे सांस लेगा यदि एक्वेटिक एनिमल, तो वैसे वो मर जाएगा। इसीलिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं उसका जो ब्रीदिंग रेट होता है ना वो बहुत ही फास्ट होता है। क्यों? रीजन को ये पूछ दे क्यों? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है और वो अपने ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लगातार बहुत ही तेज़ी से सांस लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अ फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन टू द एक्वेटिक एनिमल। वही बात है, जितना तेज़ी से वो ब्रीदिंग करेगा उतना ही ज़्यादा उनको ऑक्सीजन भी मिलता चला जाएगा। किसको? एक्वेटिक एनिमल को। अब यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल के तौर पे एक एग्जाम्पल लिया गया आपके लिए और उसको समझाया गया। एग्जाम्पल है आपका फिश का, मछली का, कि मछली किस प्रकार से सांस लेती है। देखा जाए मछली के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अगले वाले टॉपिक में। लिखा हुआ है द फिश हैज स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स। गिल्स का मतलब फेफड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। मछली के पास ना सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए एक बहुत ही खास प्रकार का ऑर्गन डिजाइन किया गया है नेचर के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं गिल्स। और गिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई? मछली के दोनों गाल के तरफ, है ना। जैसे हमारा यहाँ पे गाल है उसी प्रकार से उनका वहाँ पे गिल्स होते हैं, यानी कि दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड भी होते हैं और राइट साइड भी होते हैं, उसको हम लोग गिल्स कहते हैं। उसके बाद द फिश हैज गिल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इट्स हेड। उसका जो सिर है उसके दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर गिल्स आर कवर्ड बाई गिल कवर्स सो दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। देखिए यदि आप कभी मछली को साफ तौर पे देखेंगे ना तो बाहर से आपको उसका गिल प्रेजेंट नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि गिल्स के ऊपर ना एक कवर चढ़ा हुआ रहता है, उस कवर को हम लोग कहते हैं गिल कवर्स। ठीक है, अभी आपके सामने डायग्राम लाएंगे
तो उसमें आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर ब्रीदिंग द फिश यूजेज द ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व इन वाटर, दिस हैपेंस एज फॉलो। अब ऑक्सीजन को यदि सांस लेना है पानी में तो वो कैसे सांस लेगा, है ना। यदि पानी में उसको सांस लेना है तो वो सांस कैसे लेगा। देखिए उस सांस लेने के लिए वो क्या क्या करता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। द फिश ब्रेथ्स बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स। देखिए पानी में मछली ना डायरेक्ट सांस नहीं लेती है। सबसे वो पहले क्या करती है, पानी में मछली अपने माउथ के अंदर पानी लेती है। समझिएगा ध्यान से इस चीज़ को, पूरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं। मछली सांस कैसे लेती है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। मछली सांस कैसे लेती है समझिए। मछली ना सबसे पहले क्या करेगी, अपने माउथ में वाटर भर लेगी और उस वाटर को माउथ में भर के कहाँ भेज देगी, गिल के पास भेज देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। व्हेन वाटर पासेस ओवर द गिल्स, द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर। और जैसे ही वो वाटर माउथ के थ्रू होते हुए गिल्स के पास जाएगा, गिल्स क्या कर लेगा भाई, उस वाटर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि ऑक्सीजन को निचोड़ लेगा। ठीक है, आगे। द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल्स। अब यहाँ पे समझिए, मछली ने सबसे पहले क्या किया, मछली ने सबसे पहले माउथ में पानी लिया, मुंह में पानी लिया और उस वाटर को यानी कि उस पानी को किसके पास भेज दिया, गिल्स के पास भेज दिया। गिल्स क्या कर रहा है, गिल्स उस वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको वो निचोड़ ले रहा है, निकाल ले रहा है। और जो केवल वाटर बचा, जो नॉर्मल वाटर बच गया, ऑक्सीजन को निकाल के वो वाटर गिल्स के थ्रू वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, लेकिन अभी भी मछली के बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देखते हैं उस ऑक्सीजन का वो इस्तेमाल कैसे करता है। The extracted oxygen is absorbed by the blood and carried to all the parts of the fish। अब वो जो एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन किया था गिल्स, यानी कि वाटर में से जो ऑक्सीजन को निकाला गया था गिल्स के द्वारा, वो ऑक्सीजन अब फिश के हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचा दिया जाएगा ताकि वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म कर सके। ठीक है, उसके बाद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन इज ब्राउट बैक by the blood into the gills for expelling into the surrounding water। अब भाई मछली ने ऑक्सीजन लिया तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो छोड़ेगा, जिस प्रकार से हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, है ना। तो जिस रास्ते से, अब समझिए ध्यान से, जिस रास्ते से गिल्स के पास से ऑक्सीजन बॉडी में गया था, बॉडी पार्ट में, उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आएगा, गिल्स के पास आएगा। और गिल्स के पास जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ना हम एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से परफॉर्म करता है। देखिए ये है मछली का डायग्राम, ये मछली का माउथ है यहाँ पे। ये माउथ के थ्रू सबसे पहले वाटर लेगा, ठीक है, और इस वाटर को भेज देगा कहाँ भाई, इस गिल्स के पास भेज देगा। ये गिल क्या करेगा, अच्छा हाँ, ये गिल कवर है जो कि वहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ था स्टेटमेंट में। गिल कवर क्या करता है, बेसिकली गिल्स को कवर कर देता है, जिसके वजह से आप उसको बाहर से देख ही नहीं पाते हो। ठीक है, ये वाटर माउथ के थ्रू आएगा गिल्स के पास। गिल्स क्या करेगा, उस वाटर में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेगा और जो वाटर बच गया उसको इसी गिल्स के थ्रू तुरंत उसको बाहर निकाल देगा, पानी में मिला देगा। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन को गिल्स ने एक्सट्रैक्ट किया था उस ऑक्सीजन को फिश के हर एक बॉडी पार्ट तक भेज देगा ताकि वहाँ पे उसका सेल क्या कर सके, उसको ऑक्सीजन को लेके अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सके। इतना करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल प्रोड्यूस करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेकर आएगा गिल्स तक, ब्लड लेके आएगा। वही ब्लड जो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर गया था सेल तक, वही ब्लड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा कहाँ तक, गिल्स तक लेकर आएगा। और इसी गिल्स के पास से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इधर की ओर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा मछली के अंदर परफॉर्म रेस्पिरेशन का चलता रहता है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल, और एक्वेटिक एनिमल में एक एग्जांपल दिया गया था फिश के बारे में। ऐसा ही लगभग हर एक एक्वेटिक एनिमल में चलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बस एक एग्जांपल के तौर पे फिश दिया गया था, लेकिन अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब यहाँ पे ये है जानवर जो हमारे ज़मीन पे प्रेजेंट है। इसमें हमारे ह्यूमन बींग्स नहीं आएंगे क्योंकि ह्यूमन बींग्स के बारे में हम लोग अपने अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जानवरों में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, सही बात है।
जैसे एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, पानी से ही लेगा, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल जो ज़मीन पर रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा भाई, उनको तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ही लेना पड़ेगा, डायरेक्ट लेना पड़ेगा, जिस प्रकार से हम लोग लेते हैं अपने बॉडी में, है ना। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास उसके बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स बने हुए हैं जो कि ऑक्सीजन को अंदर लेने में मदद करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में मदद करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल में और एक्वेटिक एनिमल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। बात समझ में आ रही है? तो लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल में खास करके सारा ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट रहता है ना, एक वेल डिफाइंड बॉडी उनके पास है, तो उनको रेस्पिरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आता है ना। जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स को नहीं आता है उसी प्रकार से एनिमल को भी कोई परेशानी नहीं होता है। कोई समस्या इसमें? आगे उसके बाद द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर स्लोअर एज कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल। देखिए, जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनमें ब्रीदिंग रेट ना थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों होता है स्लो? क्योंकि उसको आसानी से ऑक्सीजन मिल जा रहा है, उसको ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन वही यदि हम लोग बात करें एक्वेटिक एनिमल का, तो एक्वेटिक एनिमल में ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा फास्ट होता है। क्यों भाई? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा वैसे ही कम है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो उसको अपना रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही तेज़ी से सांस लेना पड़ेगा। तो एक्वेटिक एनिमल में ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल में ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा स्लो होता है। कोई समस्या है इसमें? चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन के अंदर एक आखिरी टॉपिक आपका बचता है, वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। और इस टॉपिक को हम सबसे पहले आपको डायग्राम बना के बोर्ड पे समझाएंगे, ठीक है। तो अगला वाला क्लास हमारा यानी कि आने वाला क्लास यानी कि कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि इसको बिना डायग्राम बनाए आप अच्छी तरीके से समझ ही नहीं सकते। तो हम लोग पहले बोर्ड पे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम एक बार पूरा का पूरा डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद फिर हम इसका जो नोट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, वीडियो के फॉर्मेट में। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए, तो अगला वाला क्लास हमारा होगा रेस्पिरेशन, उसके बाद फिर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स होगा, उसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।